नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों। मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम 6 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाली सीटेट का परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था उसका सीडीपी का समाधान करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्न पत्र को देखते हैं। प्रश्न पत्र को हम यहाँ पर अपने कोचिंग में टेस्ट नंबर बी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसी का हम यहाँ पर समाधान करने जा रहे हैं। एक अलग तरीके से, अनोखे तरीके से, रोचक अंदाज में मैं आपको इसका समाधान करवाऊंगा। मैंने इसका एक नोट्स बनाया है जिससे हम आपको रिलेट करेंगे कि देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो हमने आपको पिछला वीडियो में 1 से लेकर 15 तक का प्रश्न का समाधान करवाया था। 16 नंबर से देखिए यहाँ समावेशन वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, समावेशन क्या है। समावेशन वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकार करना है, अर्थात हमारे कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, सामाजिक रूप से अलग होते हैं, आर्थिक रूप से अलग होते हैं, सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सबके संस्कृति को हमें सम्मान करना चाहिए। अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं, यदि हम उनका इस्तेमाल करें पढ़ाने के रूप में तो वो संसाधन के रूप में मुझे लगेंगे। पूर्व ज्ञान और जो अनुभव होता है बच्चा का, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। इन सभी को शिक्षक को अपनाना चाहिए, संसाधन के रूप में सम्मान करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। यहीं से एक प्रश्न आता है, कभी भी अलगाव नहीं होना चाहिए, बस इस बात को याद रखिएगा। दूसरा आता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित शब्दावली में भी अनुकूलन, समावेशन और आत्मसातीकरण का चर्चा किया गया है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो पियाजे से संबंधित है। एक और आगे प्रश्न आता है, समावेशी कक्षा और समावेशी शिक्षा। आरटी 2009 के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि आरटीई 2009 के अंतर्गत आंशिक रूप से दिव्यांग और सामान्य बच्चे नियमित विद्यालय में पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षक विशेष सुविधा और शैक्षणिक योजना के माध्यम से पढ़ाएंगे, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, और यह मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित आर्टिकल है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम देखते हैं कि विद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, नियमित और विशेष विद्यालय। उसी तरह से बच्चा भी 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य बच्चा और दिव्यांग बच्चा। देखिए, दिव्यांग बच्चा भी 2 प्रकार का, एक कम दिव्यांग, एक ज्यादा दिव्यांग। कम दिव्यांग यानी आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा जो है सामान्य बच्चे के साथ एडजस्ट कर सकता है, जिसे हम नियमित विद्यालय में पढ़ाते हैं। जो ज्यादा दिव्यांग रहता है उसे हम विशेष विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो यही प्रश्न यहाँ पर आरटी 2009 के तहत आ गया है ना, जिसे समावेशी शिक्षा कहा गया है। कुछ बात को हमेशा याद रखना है, क्या शिक्षक को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, शिक्षक को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। कहता है उसको दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे सुधारात्मक रूप में देखना चाहिए। परीक्षा को उबाऊ नहीं होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। अनदेखा या अवरोध नहीं करना चाहिए, अपनाना चाहिए। उसको आजादी देना चाहिए। नकल करने की भावना से दूर रखना चाहिए। समझने की प्रवृत्ति को लाना चाहिए। परिभाषा नहीं, अवधारणा। जटिल नहीं, सरल। सरल पहले, जटिल बाद। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित। मानकीकृत नहीं, लचीला। रटाना नहीं है, समझाना है। याद करना, स्मरण करना, यंत्रवत, ये सब रटना को ही कहा जाता है। देखिए, ये सब बातें आपको समझना है। इसका विस्तृत व्याख्या हम आपको बाल केंद्रित कक्षा के वीडियो में कर दिए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बच्चा जब स्कूल पढ़ने आता है, जब शिक्षक उसे पढ़ाते हैं तो कुछ बातें उसे समझ में नहीं आती है। जो बातें समझ में नहीं आती है उसे अनधिगम कहते हैं, और जो बातें समझ में आती है उसे अधिगम कहते हैं। यानी नहीं समझ में आना भी समझ का एक हिस्सा है, यानी अनधिगम भी अधिगम का हिस्सा होता है। जब बच्चा अनधिगम नहीं समझता है तो उसे कंफ्यूजन होता है, भ्रांति होता है, तब वह प्रश्नों को गलती कर देता है। यानी त्रुटि, गलती, मिस्टेक, भ्रांति, अनधिगम भी क्या है, अधिगम का एक हिस्सा है। अनधिगम होता कैसे, जब हम परिभाषा रटने वाला सिस्टम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा में अनधिगम होता है, और जब अवधारणा और समझ वाली प्रवृत्ति को हम लाते हैं तो बच्चे में अधिगम होता है। इस चीज को क्या करना चाहिए शिक्षक को, त्रुटि, गलती, मिस्टेक को तो शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए, सीखना और सिखाना चाहिए, अपनाना चाहिए, अवहेलना या इनकार नहीं करना चाहिए। तभी बच्चा ज्यादा से ज्यादा समझेगा। अब हम यहाँ देखेंगे आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। देखिए, प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन है। जब दिमाग से हम किसी बच्चा को प्रेरित करते हैं ना तो बाह्य होता है, और जब दिल से करते हैं तो आंतरिक होता है। दिमाग से हम उसको पुरस्कार, दंड, लोभ, प्रशंसा, इनाम, लालच, शर्त के माध्यम से करते हैं, यह कम टिकाऊ होता है ना। और जब बात दिल को छू जाती है ना दोस्तों, तो आंतरिक रूप से बच्चा भी प्रेरित हो जाता है।
उसे भरोसा दिलाते हैं कि देखो फलना किया तो तुम भी कर लेगा, है ना। आंतरिक समझ को हम डेवलप करते हैं, यह ज़्यादा टिकाऊ होता है। यहीं से प्रश्न आता है कि कौन ज़्यादा टिकाऊ है, कौन कम टिकाऊ है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सामाजिक विकास। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा प्रश्न आता है। देखिए, जब हम समाज में सहयोग करने की भावना को विकास करेंगे तो सामाजिक विकास होगा। यदि बच्चा बुदबुदा रहा है, फुसफुसा रहा है, बड़बड़ा रहा है, व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है, निज वार्ता कर रहा है, आत्म केंद्रित बात कर रहा है, तो समझिए कि बच्चा का सामाजिक विकास हो रहा है। कैसे करेगा एक शिक्षक बच्चा का सामाजिक विकास? तो सामूहिक कार्य देकर, ग्रुप पर देकर, एक साथ बैठाकर, वार्तालाप करवाकर, व्यक्तिगत वार्तालाप करवाकर, निज वार्ता करवाकर, मदद की भावना का विकास करके, सहयोग करके, संकेत करके बच्चा का सामाजिक विकास किया जा सकता है। बस उसको ध्यान रखना है कि अलगाव नहीं रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। जब सामाजिक विकास बच्चा जब करना शुरू कर देता है तो कहते हैं कि बच्चा का समाजीकरण हो रहा है। तो बच्चा पहली बार जो है परिवार से सीखता है, जिसमें माता पिता भाई बहन आते हैं, रिश्तेदार या अभिभावक से सीखता है। यह सबसे पहला बार होता है समाजीकरण। तो द्वितीयक समाजीकरण क्या होगा? जब बच्चा परिवार से बाहर आता है तो विद्यालय में आता है, मीडिया, खेल का मैदान, आस पड़ोस, इसको गौण समाजीकरण भी कहते हैं। गौण समाजीकरण, इस बात को याद रखिएगा। तो समाजीकरण सिर्फ परिवार से नहीं होता है, सब चीज से होता है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किया है, तो वो क्या है? तो वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की ने 2 सिद्धांत के बारे में बताया। वाइगोत्स्की हमने लिखना भूला गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। समीपस्थ विकास का सिद्धांत और दूसरा बताया है निकटस्थ विकास का सिद्धांत। निकटस्थ विकास का सिद्धांत, देखिए समीपस्थ विकास का सिद्धांत और निकटस्थ विकास का सिद्धांत क्या है। जैसे ही बच्चा कक्ष में आता है तो शिक्षक उसे पढ़ाते हैं, तो कुछ बातें उसे समझ में आती है और कुछ बातें समझ में नहीं आती है। जब कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो बच्चा शिक्षक से प्रश्न पूछता है। यहीं से देखिए समीपस्थ विकास का सिद्धांत और निकटस्थ विकास का सिद्धांत शुरू हो जाता है। जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो शिक्षक के पास 2 ऑप्शन होता है, एक स्वयं बताए और दूसरा स्वयं नहीं बताए। तो इसमें क्या करता है? शिक्षक स्वयं नहीं बताता है, बल्कि वह समीप वाले, बगल वाले बच्चे से समस्या का समाधान करवाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, समाधान करवाता है, ताकि बच्चे को ये ना फील हो कि प्रश्न बहुत भारी था इसीलिए सर ने सोल्व किया। उसे यह लगता है कि जब बगल वाला बच्चा सोल्व कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये भरोसा जो होता है ना, यही निकटस्थ विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो निकटस्थ विकास के सिद्धांत में समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि भरोसा होता है सोल्व होने का। जबकि समीपस्थ विकास के सिद्धांत में प्रश्न का समाधान होता है और इसमें शिक्षक स्वयं नहीं करता है, बल्कि बच्चा करता है। इसी को स्काई फोल्डिंग भी कहा गया है, पार भी कहा गया, आधारभूत संरचना, ढांचा, इनाम देना, अस्थायी सहयोग करना, ये सब समीपस्थ के विकास के सिद्धांत में आता है। तो समीपस्थ और निकटस्थ किसका है दोस्तों? तो वाइगोत्स्की का है। आगे हम देखते हैं बाल विकास का सिद्धांत। देखिए, बाल विकास का सिद्धांत बहुत सारा है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मेरा बाल केंद्रित में भी देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो हमने अपलोड किया है, उस पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं मूर्त से अमूर्त। देखिए, बच्चा जो होता है शुरू में जो देखता है उसी को वह समझता है, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान समझता है। जिसको देख लिए सबसे ज्यादा वही मम्मी है, पापा है, जो उसको बताता है वही समझता है। तो हमें बच्चा को मूर्त वस्तु से जोड़कर उसे अमूर्तता का ज्ञान देना चाहिए। तो मूर्त से अमूर्त, हमें उसे सबसे पहले सरल बताना चाहिए, तब जटिल की ओर जाना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना चाहिए, है ना। तो ये सब बातें याद रखिएगा, हमेशा ऑप्शन में आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे समीप दूराभिमुख का सिद्धांत। देखिए, दिशा का सिद्धांत में 2 सिद्धांत का चर्चा किया गया है। दिशा का सिद्धांत कहा गया है कि विकास की दिशा जो है निश्चित क्रम से होती है। उसी में हम देखेंगे समीप दूराभिमुख और दूसरा देखेंगे सिर पदाभिमुख। बस इसमें 2 बात याद रखना है कि केंद्र से परिधि की ओर रहता है या हाथ पैर की ओर, और सिर पदाभिमुख में सिर से पैर की ओर रहता है। ऐसा क्यों, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तो समीप दूराभिमुख सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चा का जो शरीर का जो विकास होता है रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है। तो रीढ़ की हड्डी से एक सर्किल बनाते जाइए, जो सबसे पहले है उसमें सबसे ज्यादा विकास होगा, यानी केंद्र से यह बाहर की ओर जाता है। और सिर पदाभिमुख में कहता है बच्चा सिर पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, तब जाकर वह सबसे लास्ट में पैर पर कंट्रोल करता है। इसीलिए बच्चा सबसे लास्ट में चलता है, शुरू में नहीं चलता है। आकलन क्या है? तो देखिए, आकलन जो है सीखने में सुधार का तरीका है। आकलन पर विस्तृत वीडियो हमने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में देखते हैं कि सीखने में सुधार करने का तरीका है। शिक्षक सीखता है कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है और कहाँ गलती नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एनईपी 2020। एनईपी 2020 क्या कहता है? सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन की ओर जाइए, यानी योगात्मक से निर्माणात्मक की ओर। इसका डिटेल आप देखिएगा वीडियो में, बहुत लंबा टॉपिक है। अब देखते हैं मातृभाषा। मातृभाषा में बच्चों को सिखाना चाहिए 1 to 5 क्लास के बच्चों को, इससे वह ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है, लगाव महसूस करता है और जल्दी सीखता है। कथा आकलन कैसा होना चाहिए? तो रचनात्मक होना चाहिए, मानकीकृत नहीं बल्कि
लचीलापन होना चाहिए, हमें जीवन के अनुभवों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो जीवन के अनुभवों से जोड़कर पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाठ्य पुस्तक से बच्चा कुछ समझता है, कुछ नहीं भी समझता है। यदि उसके जीवन से संलग्न और संदर्भित बातें बताई जाए तो जल्दी समझता है। इसी को हम गैर उदाहरण भी कहते हैं। ये सब आपको मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगा। एनसीएफ 2005 को देख लेते हैं एक्स्ट्रा हम डिटेल में कि यह ज्ञान रचनावाद है और शिक्षक क्या है, तो सुविधा दाता है। तो ये देखिए नोट्स है, इसको यदि आप लोग समझ गए तो समझिए कि अधिकांश चीज आप समझ गए। तो 1 से 30 नंबर के प्रश्न में अधिकांश प्रश्न इसी से पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब हम जरा उसको देखते हैं। 16 नंबर से देखते हैं। तो समावेशन क्या है? समावेशन देखिए क्या है, तो समावेशन जो है उसकी सामाजिक पहचान से रिलेटेड है। क्योंकि समावेशन में हम लोग क्या करते हैं, समावेशन में जो है विविध प्रकार के जो बच्चे आते हैं उसे हम समाहित कर लेते हैं अपने क्लास में, तो उसे सामाजिक पहचान मिल जाता है ना। विविध 17 नंबर में देखिए, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बचना चाहिए, तो गलत चीज चुनना है। देखिए सम्मान तो हमें करना ही चाहिए, है ना। कहता है प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें, यानी जो समूह का बच्चा ज्यादा है उसी को आप कीजिएगा, प्राथमिकता दीजिएगा, तो बाकी तो फिर भेदभाव हो जाएगा, जो गलत बात है। डिसलेक्सिया पढ़ना से रिलेटेड है। समावेशन देखिए अधिगम अक्षमता, तो आरटी 2009 के तहत बताए ही है कि हमें जो है आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा को समान बच्चे के साथ पढ़ाना चाहिए। इसके लिए हम उसे विशेष सुविधा देंगे, कई विकल्प देंगे, है ना। सीढ़ी से नहीं जा रहा है तो रैंप बनवाएंगे। तो इस तरह का काम हम समावेशी कक्षा में करते हैं। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। 20 में है प्रतिभावान विद्यार्थी। तो देखिए एवरेज विद्यार्थी से जो ज्यादा जल्दी सीख जाए उसे प्रतिभावान विद्यार्थी कहते हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी। अब एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या करना चाहिए, तो अभी हमने आपको बताया क्या नहीं करना चाहिए। तो नकारात्मक बात सब नहीं करना चाहिए, सकारात्मक बात करना चाहिए। तो हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित। किसी संप्रत्यय पर विस्तारण में, संप्रत्यय वही कंसेप्चुअल बात करने में किससे बचना चाहिए, गलत चीज चुनना है। देखिए तो विभिन्न उप संप्रत्यय के बीच संबंध को क्रियान्वित करें, ये तो सही बात है। उदाहरण और गैर उदाहरण दे, ये भी सही बात है, अभी हमने आपको बताया। नई समस्या पर लागू करें, ये भी सही बात है। कहता है नकल करने के लिए कहना, तो नकल करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अब देखते हैं 23 नंबर। किस पाठ्यक्रम को लागू करके विफलताओं को कम किया जा सकता है, तो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, इसको लागू करेंगे तो सही बात है। सामाजिक रूप से आ जाएगा तो सहयोग करने की भावना विकसित हो जाएगा तो सही होगा। अब ये कहता है जटिल, तो जटिल तो नहीं होना चाहिए, अप्रासंगिक भी नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक भी होना चाहिए ना। सरल से जटिल की ओर बढ़े, मूर्त से अमूर्त बढ़े, और ये अमूर्त से सरल है। तो देखिए ये सब गलत है, उस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अधिकांश क्वेश्चन बन जाएगा। अब सार्थक सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना चाहिए, कंपटीशन वाला लाना चाहिए संस्कृति, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, बच्चों के विचार और अनुभवों को जगह देना चाहिए। हमने आपको बताया था विविध पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं तो उनके विचार और अनुभव को हम प्राथमिकता में शामिल करेंगे, है ना। अब आइए 25, नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ देखिए पहले जटिल अवधारणा, देखिए सरल से जटिल जाना चाहिए, जटिल से सरल नहीं जाना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। 26 में है, देखिए ये अधिसंज्ञान है। अधिसंज्ञान जो है संज्ञान का पहला हिस्सा है। संज्ञान पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से करेंगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो हम करते हैं उसे कलन विधि कहते हैं। देखिए भ्रांतियों के बारे में हमने बताया, भ्रांति तभी हो रहा है दोस्तों जब अनधिगम है, और अनधिगम है तो इसका मतलब उसका अवधारणा के बारे में उसका समझ कम है, इसीलिए अनधिगम है। तो ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब है देखिए गर्व का कारण। हाँ, गर्व का कारण कब होगा, तो गर्व का कारण तभी होगा जब हम सफल होंगे। तो देखिए असफल वाला ऑप्शन तो इसमें दोनों ऐसे ही गलत हो जाएगा, है ना। असफल होंगे दूसरों के कारण कि हम अपने कारण, तो अपने कारण होंगे तो ज्यादा होगा, तो स्वयं बला हो जाएगा। आंतरिक प्रेरणा हम बताएं दोस्तों, और बाह्य प्रेरणा, तो दंड, प्रथम स्थान, प्रशंसा, ये सब हो गया बाह्य, है ना, खुद से करनी चाहिए। आंतरिक समझ विकसित हो रहा है तो समझिए कि कौन अभिप्रेरणा हो गया, आंतरिक अभिप्रेरणा। 1 से 15 भी देख लेते हैं दोस्तों। विकास का क्रम हमने बताया था कि मूर्त से अमूर्त होता है ना। सिर से पैर, सिर पदाभिमुख, हाथ पैर से केंद्र की ओर, हाथ पैर वाला समुद्राभिमुख, सामान्य से विशिष्ट होगा, तो सब उल्टा कर दिया है इसमें। दूसरा नंबर में क्या है कि उच्च आय वाले परिवार जो है उनके बच्चे जो हैं, तो देखिए बचपन तो सबका अलग अलग होता ही है, जो अच्छा परिवार से रहता है उसका बचपन अच्छा होता है ना। तो ये सब विविधताएं हैं, तो दोनों सही है और कारण भी है। एक बच्चा अपने हाथ से बॉल पकड़ता है, देखिए सबसे पहले बड़ा चीज पकड़ा तब धीरे धीरे छोटा चीज पकड़ा, तो समीप का पकड़ा बाद में दूर का पकड़ा, तो समीप दीर्घ भूमि सिद्धांत।
सामाजिकरण केवल अभिभावक से होता है, गलत बात। विद्यालय से भी होता है। एक रेखीय है, ऐसा थोड़े है कि डेली डेली उसका सामाजिक विकास बढ़ते जा रहा है। विकास ऐसे ही एक रेखीय नहीं होता है, बल्कि वर्तुलाकार होता है। आज बढ़ता है, कल घटता है, आगे पीछे होते रहता है, इसीलिए दोनों बात गलत है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है किस अवस्था में बच्चा स्थायित्व को समझ बना लेता है। देखिए स्थायित्व का समझ बना लिया नहीं, बच्चा बहुत छोटा नहीं है, परंतु यह नहीं समझ पाता है क्रियाएं परिवर्तन, यानी बहुत बड़ा भी नहीं है, तो मूर्त भी नहीं है, अमूर्त भी नहीं है, क्योंकि मूर्त के बाद अमूर्त होता है। तो कौन है? पूर्व संक्रियात्मक। इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग पियाजे के वीडियो में करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों 6 नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब है कि मूर्त वाला भी विकसित हुआ नहीं है, मूर्त से पहले का है, तो मूर्त संसाधन का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे भी विकास का सिद्धांत में कहता है कि मूर्त से अमूर्त जाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा पार स्कैप फोल्डिंग में हमने आपको बताया था, स्कैप फोल्डिंग का सिद्धांत है, पार ढांचा है ना, तो ये क्या होगा? संकेत वो इशारा देगा, संकेत वो इशारा देगा। वाइगोत्स्की क्या मानता है? तो हमेशा मानेगा कि दूसरों को मदद करो, समाज का विकास करो, सामाजिक विकास करो, है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग पर डिटेल तो किसी वीडियो में करेंगे, नैतिक सिद्धांत से रिलेटेड है, यहाँ पर मानवाधिकार का चर्चा कर रहा है ना। प्रगतिशील कक्षा में क्या है? तो सरल प्रक्रिया नहीं, विकास तो जटिल है। और ये सामाजिक है, सामाजिक होगा तो सहयोग की भावना बढ़ेगा, जिसमें हम ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, गार्डनर तो बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया है, 8 प्रकार का बुद्धि भी बताया है, तो विविधताएं होगी। और एनईपी 2020 तो बताए हैं कि मातृभाषा में सिखाना है ना। 13 नंबर प्रश्न, लचीलापन है बैठने की व्यवस्था। बच्चा कहीं भी बैठ सकता है, इसका मतलब कैसा कक्षा है? सामाजिक संरचनावादी कक्षा है, कोई सामाजिक पर यहाँ पर जोड़ नहीं है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए वही बताएं, मानकीकृत नहीं करना चाहिए, सिर्फ एग्जाम नहीं लेना चाहिए, खाली किताब से नहीं पढ़ाना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? संलग्न व संदर्भित होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो बहुत अच्छे से बना सकूं। धन्यवाद।